हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। और इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये एनवायरमेंट, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स से इसका लेना देना क्या है। आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? ये तो साइंस में होना चाहिए था ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो ये बच्चा कह रहा है, पॉलिटिक्स इन फॉरेस्ट, पॉलिटिक्स इन वाटर, पॉलिटिक्स इन एटमॉस्फेयर, व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल देन। आप भी ये बोल रहे होगे, यार हर जगह पॉलिटिक्स घुसा लेते हैं। देखते हैं क्यों हर जगह पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। In this book, we have discussed world politics in a fairly limited sense: wars and treaties, rise and decline of state power, the relationship between the governments that represent their countries in the international arena, and the role of intergovernmental organizations. तो दोस्तों, हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो ये सब पढ़ी है। वॉर के बारे में पढ़ लिया, गवर्नमेंट्स की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ लिया एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमने देख लिया कि ये भैया एनजीओज क्या होते हैं, राइट। फिर राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर्स, ये सब हमने चीज़ें देखी हैं। In Chapter 7, we expanded the scope of world politics to include issues like poverty and epidemics. लास्ट लेक्चर में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने तो एपिडेमिक्स पढ़े, हमने पॉवर्टी पढ़ी, हमने माइग्रेशन पढ़ा, राइट। नई चीज़ें पढ़ी हमने, मतलब नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ी। That may not have been a very difficult step to take, for we all think that governments are responsible for controlling these. तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है एपिडेमिक्स पॉवर्टी कंट्रोल करने में, राइट। इन दैट सेंस दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसलिए वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आते हैं। नाउ कंसिडर सम अदर इश्यूज। डू यू थिंक दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स? कुछ और इश्यूज हम डिस्कस करते हैं। और अब आप बताइए, क्या वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आते हैं? इसको ना दूसरे एंगल से भी देखो। एनवायरनमेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स हम 1 2 3 4 करके पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, एक तो यार ये चीज हो गई कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जो बुक मार्क है या ये बुलेट पॉइंट्स में जो दे रखे हैं, ये क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आते हैं? ये तो बुक में लिखा हुआ है। मैं दूसरे पॉइंट समझा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एनवायरनमेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको इन पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं अरल सी के बारे में। अरल सी दोस्तों कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में लिखो, किन दो कंट्रीज के बीच में या किन और कंट्रीज के बीच में है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार आएगा, बार बार है इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सी सूख गई है ना। सी सूख चुकी है। क्या ये सच में सी थी या लेक थी? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किस कंट्रीज के बीच है, सेकंड क्वेश्चन क्या अरल सी लेक है या सी है? चलिए, thousands of people have had to leave their homes as the toxic waters have totally destroyed the fishing industry. तो 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 ये जो जहरीले पानी ने फिशिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर दिया अरल सी में। द शिपिंग इंडस्ट्री एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज हैव कोलैप्स्ड, सब कुछ कोलैप्स हो गया दोस्तों, जो एक टाइम में कोई सोच ही नहीं सकता था। राइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल हैव कॉस्ट लो क्रॉप यील्ड्स। देखो, एनवायरनमेंट से एक इशू नहीं होता नुकसान, 100 होते हैं। ये यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बता रखी है। आपके सॉइल में सॉल्ट बढ़ा, उससे आपके फसलों पे असर पड़ा और क्रॉप यील्ड बहुत कम हो गई। न्यूमरस स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड। इन फैक्ट लोकल जोक्स that if everyone would have come to study the Aral had brought a bucket of water, the sea would be full by now। ठीक है, सिंपली जोक में ये क्या कह रहे हैं, इतने लोग स्टडी करने आ चुके हैं ना अरल सी, हर कोई अपने प्रोजेक्ट की स्टडी, हर अपनी पीएचडी की स्टडी के लिए अरल सी पे आ जाता है। तो लोकल जो है वो बोलते हैं कि सब अगर एक एक अपनी बकेट में पानी भर के लाते ना, तो ये अरल सी सूखी नहीं होती है, भर गई होती। इतने सारे लोग आ चुके हैं इसको स्टडी करने। और ये जोक भी मार रहे हैं कि इतने स्टडी करने आए लेकिन किसी ने कुछ सॉल्व नहीं करा, ठीक है। सेकंड, ये चीज़ सरकास्टिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Throughout the world, cultivable area is barely expanding anymore, and a substantial portion of existing agricultural land is losing fertility। दो इश्यूज हो रहे हैं दोस्तों। एक तो आपका कल्टीवेबल लैंड, एग्री या एग्रीकल्चर लैंड, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, कल्टीवेबल लैंड वो होता है जहाँ पे आप फसलें उगा सकते हो। तो कल्टीवेशन या कल्टीवेबल लैंड जो है वो दोस्तों एक्सपेंड तो कर ही नहीं रहा, बल्कि रिड्यूस हो रहा है। एक्सपेंड तो कर ही नहीं रहा, रिड्यूस हो रहा है। उसके साथ साथ जो लैंड बचा है उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, ड्यू टू ओवर यूज, राइट। एक ये कंसर्न है। ग्रासलैंड्स हैव बीन ओवर ग्रेस्ड, फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड। ग्रासलैंड जो है उसमें इतना चरा रहे हैं अपने ये एनिमल्स को कि भैया खत्म ही हो गई, ग्रास ही नहीं रही। उसके बाद इतनी मछलियों का वो
शिकार कर रहे हैं कि मछलियाँ खत्म हो गई। वाटर बॉडीज हैव सफर्ड एक्सटेंसिव डिप्लीशन पॉल्यूशन सेवरली रिस्ट्रिक्टिंग फूड प्रोडक्शन। यमुना को देख लो, यमुना से पानी नहीं पी सकते, यमुना में आप फिशिंग नहीं कर सकते, राइट? इतनी सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक पॉइंट हुआ ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। मतलब ये इसलिए समझाया जा रहा है कि ये इसीलिए ये सॉल्व कौन करेगा ये प्रॉब्लम्स? आपकी सरकार है, राइट? इसलिए इशू वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है। ठीक है, उसके साथ साथ एक सरकार ये सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल ले लूँ तो बे ऑफ बंगाल सिर्फ इंडिया में नहीं जाता, और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे बे ऑफ बंगाल जा रहा है, राइट? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो यूएनडीपी देता है। ठीक है, 663 million people in developing countries have no access to safe water and 2.4 billion have no access to sanitation, resulting in the death of more than 3 million children every year. ठीक है, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है काफ़ी लोगों के पास। उसके बाद सैनिटेशन की एक्सेस नहीं है, कहीं पे भी वो टॉयलेट कर रहे हैं, इससे डायरिया फैल रहा है, उसके सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं आपके बच्चे। ठीक है, हर जगह लिंक बन जाता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इशू दोस्तों। उसके बाद natural forest which help stabilize the climate, moderate water supplies, harbor a majority of the world's planet diversity, are being cut down and people are being displaced. फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट कटी जा रही है। अभी न्यूज़ आई थी निकोबार में एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए फॉरेस्ट कट रही है। देखो, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन वो फॉरेस्ट कट हो रही है, इसका हम रिप्लेनिशमेंट क्या कर रहे हैं? मतलब कहीं और भी उगा रहे हैं तो सही तरीके से उगा रहे हैं, या हम सही से ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं? क्या हमने ये सोचा कि क्या सी प्लेन को यूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ एरोप्लेन? क्या हमने ये सोचा कि भाई पोर्ट ब्लेयर चले जाओ, पोर्ट ब्लेयर से सी प्लेन ले लो? नहीं। तो ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इन एरियाज विच आर रिच इन स्पेशीज। दोस्तों, बात ये है कि एक ट्री जो होता है उसकी वैल्यू जज करना इम्पॉसिबल है। वहाँ पता नहीं कितने एनिमल्स रह रहे हैं, कितने बर्ड्स रह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उस पर कितने डिपेंडेंट है ना? उसको काट दो, है ना? एक ट्री को काट दो, उसकी वैल्यू जज करना टफ है। उसके बदले में आप अगर 100 प्लांट्स लगा दो, शायद वो भी सफिशिएंट ना हो, राइट? क्योंकि आपने पूरी बायोडाइवर्सिटी, पूरा हैबिटेट ही उड़ा दिया। करेक्ट? तो ये एक कंसर्न बन गया है, और ये कंसर्न सॉल्व करना टफ है। फॉर इंस्टेंस, अमेजोन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है, अगर उसको वहाँ की सरकारें कट कर दें तो इसको नुकसान तो इंडिया को भी होगा, क्योंकि अमेजोन जो है वो लंग्स ऑफ अर्थ कहे जाते हैं। तो अगेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इशू। A steady decline in total amount of ozone in Earth's stratosphere poses a real danger to ecosystems and human health. तो अगर ये ओजोन ही खत्म हो गई तो यूवी रेज बढ़ती जाएंगी, और ओजोन होल बन गया है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, राइट? स्ट्रेटोस्फीयर आपने पढ़ा ही होगा, ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है, राइट? इसे कैंसर बोल रहा है, यूवी रेज आ रही है, बचना होगा। सब कंट्रीज को मिलके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सीएफसी का यूज जो है सब कंट्रीज को रोकना पड़ेगा, सिर्फ अमेरिका नहीं कर सकता, सिर्फ इंडिया नहीं कर सकता, सिर्फ चाइना नहीं कर सकता। कोस्टल पॉल्यूशन टू इज इंक्रीजिंग ग्लोबली, ऑल्दो द ओपन सी इज रिलेटिवली क्लीन, द कोस्टल वाटर्स आर क्लीन। क्यों हो जाता है? तेल गिरा रखा है, राइट? तो वो becoming increasingly polluted, largely due to land-based activities. If unchecked, intense human settlement of coastal zones across the globe will lead to further deterioration in the quality of marine environment. तो दोस्तों, समुद्र के बीच में तो पानी ठीक ठाक है, लेकिन ये कोस्टल एरिया में बहुत गंदा पानी हो गया है, पॉल्यूशन हो रहा है। आप जाके देखो तो पानी का कलर जो होता है वो ब्लू नहीं होता भैया। इसको कैसे सॉल्व करें? वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और हमें इसके लिए वर्क करना होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स नहीं, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट इंटरलिंक्ड है। ठीक है, यू माइट आस्क, आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल फिनोमिना दैट शुड बी स्टडीड इन ज्योग्राफी रेदर देन इन पॉलिटिकल साइंस? तो वही क्वेश्चन, क्या आप बोल रहे होगे ये सब चीज़ें तो ज्योग्राफी में पढ़ो या साइंस में पढ़ो, ये पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हो? But think about it again. If the various governments take steps to check environmental degradation of the kind mentioned above, these issues will have political consequences in that sense. तो अगर सारी की सारी इफ द गवर्नमेंट्स टेक स्टेप्स टू चेक, अगर सारी की सारी गवर्नमेंट्स स्टेप लें एनवायरनमेंट को सुधारने में, राइट, तो इनके पॉलिटिकल consequences होंगे। उसके साथ साथ ये भी पॉइंट है कि सारी गवर्नमेंट ने
लेट्स से 5 गवर्नमेंट्स ले रही हैं, 2 नहीं ले रही, तब भी कुछ नहीं सॉल्व होने वाला। सबको साथ देना होगा दोस्तों, सिचुएशन ऐसी है ये, राइट? पानी है, पानी 5 कंट्रीज अच्छा कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे, पानी तो गंदा हो गया भाई, राइट? तो ये सबको मिलके सॉल्व करना होगा, इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इशू है। मोस्ट ऑफ देम आर सच दैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुल्ली, जो मैं वही समझा रहा हूँ, एक सिंगल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों, ठीक है? इंडिया कुछ कर ले, श्रीलंका ना करे तो कैसे चलेगा? ठीक है, चलेगा ही नहीं कुछ भी, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल हिमालय को रक्षा करनी है, इंडिया तो अकेले करेगा नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, नेपाल, है ना? इन कंट्रीज को साथ आना पड़ेगा। इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पार्ट हैं और वहाँ पे स्टडी होनी चाहिए, यूएन को इन्वॉल्व रहना चाहिए। इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स आर पॉलिटिकल इन अनदर डीपर सेंस, ये पॉलिटिकल है एक और सेंस में। हु कॉजेज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कुछ कुछ सवाल पूछ रहे हैं हम यहाँ, कौन कर रहा है एनवायरमेंट को डिग्रेड? हु पेज द प्राइस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन? एनवायरनमेंट को गंदा कौन कर रहा है, कौन इसकी प्राइस पे कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इसको सही करेगा? हु गेट्स टू यूज हाउ मच ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ? ये कैसे डिटरमाइन करें कि कौन कितना यूज करे, कौन कितना कोल यूज करे, कौन कितने फॉरेस्ट को काटे, कैसे डिटरमाइन करें? ऑल दीज रेज द इशू ऑफ हु wields हाउ मच पावर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, जिसके पास जितनी पावर है वो उतना मिस यूज कर रहा है, ठीक है? जिसके पास जितनी कम है वो उतना यूज कर नहीं पा रहा है। दे आर देयर फॉर डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चंस, तो ये काफी पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें निकालने होंगे। ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग, वाई डू यू थिंक द फिंगर्स आर डिजाइन लाइक चिमनीज एंड द वर्ल्ड मेड इनटू अ लाइटर? बताइए आप कि भाई ये फिंगर्स को चिमनीज की तरह क्यों बना रखा है, और वर्ल्ड को ये लाइटर की तरह, ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का मैप है, लाइटर की तरह क्यों बना रखा है? बताइए इसका आंसर। चिमनी में से क्या निकलता है, लाइटर में से क्या निकलता है? ठीक है, सोचिए इस एंगल में। Although environmental concerns have a long history, awareness of the environmental consequences of economic growth acquired an increasingly political character into the 1960s onward. आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो एनवायरनमेंट के कुछ कुछ जिक्र ही हैं, जैसे ऋग्वेदा में फॉरेस्ट के बारे में दे रखा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में, है ना? थोड़ा सा जिक्र है ऐसे ही, अशोका की कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी वहाँ, फॉरेस्ट का जिक्र होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा कंजर्वेशन वगैरह का इतना भी नहीं है कि, है ना? 1960 से कंसर्न बढ़ गया है क्योंकि स्टडीज़ बढ़ी हैं, लोग समझने लगे हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारे यहाँ हुआ है ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, IR, 18वीं सदी में, इससे दोस्तों पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब 20वीं सदी में चीज़ें दिखने लगी हैं, लोग मरने लगे हैं पॉल्यूशन की वजह से। और अब 21वीं सदी में तो सिचुएशन थोड़ी ग्रेव सिचुएशन है, हमें एक्शन लेने ही पड़ेंगे। दिल्ली देख लो, दिल्ली एनसीआर हाल देख लो खुद ही। अभी मैं दिल्ली एनसीआर में बैठा हूँ, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो, 300 के ऊपर घूम रहा है। डेडली डेडली है ना, बच्चों का क्या होगा, करेक्ट? द क्लब ऑफ रोम, a global think tank, published a book in 1972 entitled Limits to Growth, dramatizing the potential depletion of the Earth's resources against the backdrop of rapidly growing world population. इसको याद रखना, ग्लोबल फोरम में, ठीक है? बुक लिखी और उसमें बड़े कंसर्न रेज करे कि भाई पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही है, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, खत्म हो जाएंगे, कैसे जिएंगे? इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम बिगेन holding international conferences and are promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environmental problems. यूनेप, जो यूएन, एक यूएन की एजेंसी है, वो डिस्कशन कर रही है, कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, स्टडी करवा रही है कि कैसे हम सुधार करें, क्या करें। सिंस देन एनवायरमेंट हैज इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट इशू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो दोस्तों 1960 के बाद से आपको दिखेगा कि एनवायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बन गया है। और अब तो यूएन में दोस्तों जब भी होता है, GUN हो गया, G20 की मीट्स हो गई, हमेशा एनवायरमेंट एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू रहता है। ये कुछ बोल रहे हैं, लेट्स डू इट, कलेक्ट न्यूज़ क्लिपिंग्स ऑन रिपोर्ट्स लिंकिंग एनवायरमेंट एंड पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आप अपनी लोकेलिटी के निकालिए और भर के मिलेंगी आपको चीज़ें, है ना, भर के चीज़ें मिलेंगी। The growing focus on environmental issues within the arena of global politics was firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। जो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है वो दोस्तों 1992 में हुआ है। 1990s में मैं वैसे ही बताता आ रहा हूँ कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा
डिकेड था, है ना। हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ये जो 1992 में रियो समिट हुई, इसे रियो समिट कहते हैं। इससे फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, एक आप कह सकते हो कॉर्नर स्टोन या एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था ये 1992। हुआ क्या था कि एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और इस समिट को अर्थ समिट कहा जाता है। ठीक है, अर्थ समिट भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए, चीज़ें निकल के आई कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रोकें। द समिट वॉज राइट, मैं आपको ये जैसे अटेंडेड बाय 170 स्टेट, थाउजेंड्स ऑफ एनजीओस, मनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे लोग आए। 5 years later, 5 years earlier, the 1987 Brundtland Report, Our Common Future, had warned that traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term, especially in the view of the demands of the South for further industrial development. तो एक रिपोर्ट छपी थी 1987 में, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, इसको अपने नोट्स में लिख लो और ऐसे वगैरह में लिखने में काम आएगी। जो बोल रही थी अगर ऐसे ही ग्रोथ चलता रहा तो हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला चलो नॉर्थ तो डेवलप हो गया। नॉर्थ का मतलब होता है नदर्न कंट्रीज। साउथ के जो कंट्रीज हैं, जैसे सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज हो गए, जो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गए, अफ्रीका के नेशंस हो गए, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के नेशंस हो गए, बोलते अगर ये भी ऐसे ही ग्रो करने लगे तो दुनिया तो तबाह हो जाएगी। ये भी पॉल्यूशन खूब करेंगे जैसे हमने करा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोल रहे थे ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। What was obvious at the Rio summit was that the rich and the developed countries of the first world, generally referred to as the global north, were pursuing a different environmental agenda than the poor and the developing countries of the third world called the global south. थोड़े से दोस्तों हमें ये दिखा कि ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ हुआ। ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनका अलग एजेंडा, ग्लोबल साउथ का अलग एजेंडा, जो अभी भी चल रहा है दोस्तों। ग्लोबल साउथ जिसमें पुअर डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, जैसे इंडिया, राइट, चाइना भी यहीं पे आता है, श्रीलंका, आपके अफ्रीका के नेशंस, है ना, ये सब आते हैं। वेयर एज द नदर्न स्टेट्स वर कंसर्न विद ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो नदर्न स्टेट्स जो थी ना, वो तो ओजोन होल बोलती है, ओजोन होल से बचना है हमें, यूवी रेस से बचना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, ये टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। द सदर्न स्टेट्स वर एंशियस टू एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। वो बोल रहे थे भाई हमें रिलेशनशिप थोड़ी सी एड्रेस करनी पड़ेगी, सदर्न स्टेट्स बोल रहे थे। स्पेशली वो ये भी कंसर्न थे कि एनवायरमेंटल छोड़ो, खाने पीने को तो मिले हमें पहले। ये सदर्न स्टेट्स का एक व्यू था 1992 में, और अभी भी थोड़ा ऐसा व्यू है, जो गलत नहीं है। वो बोलते हैं आप तो डेवलप हो गए, हमें नहीं होने दोगे क्या? सोलर टेक्नोलॉजी ठीक है आपके पास है, हमारे पास तो नहीं है, हम कैसे इसको यूज़ कर लें अभी? और अगर सोलर टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करना है तो सदर्न स्टेट्स बोलती है नदर्न स्टेट से कि आप पैसा दो मुझे पैसा। The Rio Summit produced conventions dealing with climate change, biodiversity, and forestry, and recommended a list of development practices called Agenda 21। तो एजेंडा 21 कहाँ से निकल के आया दोस्तों? ये निकल के आया रियो समिट से। कोई मुझे बता सकता है इसे एजेंडा 21 क्यों कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, पढ़िए और बताइए। काफ़ी सारी कन्वेंशन निकल के आई, तो बोला ये हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेके, बायोडाइवर्सिटी, है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब कितने सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ फौना एंड फ्लोरा हैं, राइट, फॉरेस्ट को लेके। तो वो सब एजेंडा 21 में प्रिंट हुई। बट इट लेफ्ट अनरिजॉल्व कंसिडरेबल डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टीज। काफ़ी चीज़ें सॉल्व तब भी नहीं हुई। देयर वॉज अ कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस अप्रोच टू डेवलपमेंट इज कॉमनली नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब से वर्ड खूब यूज होने लगा, खूब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट करो बट एनवायरनमेंट को ध्यान में रखिए। ठीक है, डेवलपमेंट करो, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखिए। ऐसा ना हो कि आपने अपना तो डेवलपमेंट कर दिया, आपकी फ्यूचर जनरेशंस प्राइस पे कर रही हैं कि उन्हें मार्स पे जाना पड़ रहा है ना। The problem, however, was the problem, however, was how exactly this was to be achieved. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलना अच्छा लगता है, नहीं करें कैसे हैं? डेवलपमेंट करेंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही। Some critics have pointed out that Agenda 21 was biased in favor of the economic growth rather than ensuring ecological conservation. Let us look at some of the contentious issues in the global politics of environment. तो ये जो थोड़े से इश्यूज हैं, ये इस लेक्चर में हम थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग रहेगा, एक एक पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। ये देखो बहुत ही फनी है, रेज योर हैंड इफ़ यू वांट टू सेव एनवायरनमेंट। तो एक छोटा सा जो इंसान है, भूत जैसा जो भी है भले ही, ये तो हाथ खड़ा कर रहा है, लेकिन इसने हाथ जो खड़ा करा है मोटू ने, ये फिंगर क्रॉस है। मोटा मतलब इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अमीर लोग हैं,
अमीर कंट्रीज है ना, अमीर कंट्रीज को मोटा तगड़ा दिखाते हैं कि खा खा के मोटे हो गए, हम तो पतले हैं, मरे जा रहे हैं। आर देयर डिफरेंट perspectives फ्रॉम विच द रिच एंड पुअर कंट्रीज एग्री टू प्रोटेक्ट द अर्थ? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, राइट। यही हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू। सुनाते रहता हूँ, जैसे सैनिटेशन का इशू है, टॉयलेट कहीं पे भी कर रहे हैं, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। पी, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है तो डायरिया फैल रहा है, राइट। डायरिया फैल रहा है, बच्चों की डेथ्स हो रही है, अंडर 5 चिल्ड्रन। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई है। ठीक है, ये कंसर्न्स है।